नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हम आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे और अभी हमारे केंद्र में आधुनिक काल होगा। तो आप सभी शुक्ल जी की सीरीज की तरह ही इस सीरीज को भी फॉलो कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आज का जो विषय है, स्त्री लेखन की समानांतर दुनिया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में स्त्री विमर्श और स्त्री कथाकारों को लेकर एक टॉपिक लिखा हुआ है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम बढ़ें उसके पहले आपको शुरुआत में ही हम एक होमवर्क देना चाहेंगे कि आपने एक किताब का नाम पढ़ा होगा, एक दुनिया समानांतर। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आलोचक एक दूसरे से प्रभावित होते हुए शीर्षकों को कॉपी करते हैं या फिर उनको लेते हैं। तो यहाँ पर स्त्री लेखन की समानांतर दुनिया नाम से टॉपिक बच्चन सिंह ने लिखा है और इसमें लिखते हैं, स्त्री लेखन की अपनी दुनिया होती है जो पुरुष लेखन की दुनिया के समानांतर चलती रहती है, इतनी समानांतर भी नहीं कि कहीं उसका स्पर्श भी न करे, उसे काटे भी नहीं। आमतौर पर आप देखेंगे, आपने बीज गणित रेखा गणित में पढ़ा होगा कि दो समानांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती हैं। आपने पहले जब मुझे मैथ पढ़ाया जाता था तो ये चीज उतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए कहा गया कि एक तरफ पुरुषों द्वारा लिखा गया साहित्य है और दूसरे तरफ महिलाओं द्वारा लिखा गया साहित्य है। देखा जाए तो समानांतर लेखन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये दोनों रेखाएं कहीं नहीं मिलती हैं और स्पर्श भी नहीं करती। तो बच्चन सिंह ने यहाँ पर लिखा कि स्त्री लेखन की अपनी दुनिया होती है जो पुरुष लेखन की दुनिया के समानांतर चलती रहती है, इतनी समानांतर भी नहीं कि कहीं उसका स्पर्श भी न करे, उसे काटे भी नहीं। आगे लिखते हैं कि स्त्री से सर्वथा अलग न पुरुष की दुनिया हो सकती है और न पुरुष से सर्वथा अलग स्त्री की दुनिया। फिर भी ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्राणीशास्त्री कारणों से उनमें अलगाव दिखाई देता है। इस अंतर या पार्थक्य से स्त्री लेखन की पहचान बनती है। अब आप देख रहे हैं कि बच्चन सिंह ये बातें उस समय लिख रहे हैं जब स्त्री विमर्श, दलित विमर्श साहित्य के केंद्र में आ चुका है और आगे चलते हुए तमाम विमर्शों की और नींव पड़ती है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चन सिंह के बहाने आपके दिमाग में दृष्टिकोण पैदा होना चाहिए कि एक तरफ पुरुषों द्वारा लिखा गया साहित्य और दूसरे तरफ महिलाओं द्वारा लिखा गया साहित्य समानांतर रूप में चला है। कहने के लिए समानांतर है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ पुरुष हैं जो कि महिलाओं की समस्याओं को लिखते हैं, कुछ महिलाएं हैं जो पुरुषों की समस्याओं को लिखती हैं। अंतर क्या है? बस चेतना का है। तो कहा गया कि इस अंतर या पार्थक्य से स्त्री लेखन की पहचान बनती है। वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, स्त्री का लेखन स्त्री का होता है, स्त्रीवादी होने से बच नहीं सकता, अपने सर्वोत्तम व स्त्रीवादी ही होगा। तो कहा गया यहाँ पर कि अगर स्त्री का लेखन, स्त्री अगर लिख रही है तो उसका लेखन स्त्री का होता है और स्त्रीवादी होने से बच नहीं सकता, अपने सर्वोत्तम में वह स्त्रीवादी ही होगा। यह कथन किसका है? वर्जीनिया वुल्फ का है। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में आपको सिमोन द बोवार का नाम ऑप्शन में हो जाए, प्रभा खेतान का नाम हो जाए, मनु भंडारी का नाम हो जाए, लेकिन इस कोटेशन को बच्चन सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथ में वर्जीनिया वुल्फ के अनुसार लिखा हुआ है कि स्त्री का लेखन स्त्री का होता है, स्त्रीवादी होने से बच नहीं सकता, अपने सर्वोत्तम में वह स्त्रीवादी ही होगा। आगे लिखते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का निरंतर शोषण होता रहा है। अपने देश में वह शूद्र की श्रेणी में रखी गई है, केवल भोग्या मानी गई है। अगर आप थोड़ा बहुत इतिहास की जानकारी रखते होंगे तो प्राचीन काल में, मध्यकालीन मध्यकाल में किस तरीके से स्त्रियों की स्थिति थी उसको आपने पढ़ा होगा। और मैं तो अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों को बार बार इस चीज के लिए प्रेरित करता हूँ कि हिंदी साहित्य लेकर बहुत दुखी, चिंतित, हताश, निराश नहीं होना है, बल्कि हिंदी विषय पढ़ रहे हैं तो आपको भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस वो तमाम जानकारियां होनी चाहिए, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जो कि आपको परिपक्व बना सकता है। तो यहाँ पर बतलाया गया कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का निरंतर निरंतर शोषण होता रहा है। अपने देश में वह शूद्र की श्रेणी में रखी गई,
केवल भोग्या मानी गई। पश्चिम में स्त्री को खतरनाक सेक्स कहा गया है। इस खतरे से बचने या इससे कम करने के लिए उसे घर के बाहर कहीं पर भी कोई अधिकार नहीं मिला है। उसके लेखन और बौद्धिकता को भी बराबर हे दृष्टि से देखा गया है। और आप देखेंगे कि शुरुआत में एकदम से आप अंडाल का नाम सुनेंगे, इसके बाद सुरसती कई भक्ति कवित्रियां थीं। मीराबाई का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने कि उस चौखट को तोड़ने का प्रयास किया और उनके लिए भी वो जीवन आसान नहीं रहा। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में मीरा पर चर्चा करते हुए बहुत सारी बातें बतलाई होंगी, आपने जरूर ध्यान दिया होगा। यहाँ पर बताया यह गया कि भले स्त्री लेखन पुरुष के समानांतर चल रहा था, लेकिन जिस तन्मयता के साथ पुरुष लेखन को महत्व दिया जा रहा था, उसको पढ़ा जा रहा था पाठकों के द्वारा, उस तरीके से स्त्री लेखन को उतनी वरीयता नहीं दी जा रही थी। जब इस इतिहास को बच्चन सिंह लिख रहे हैं तब 1990 के पहले की ये बात हो रही है। आगे लिखते हैं कि सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि कुछ बड़े विद्वानों का भी नाम इसमें उल्लेखित किया जा रहा है, कि जैसे चेखव और टी.एस. इलियट जैसे लेखकों ने भी उनका मजाक उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं की। ये वही टी.एस. इलियट हैं जिनके इनका प्रभाव आगे पर दिखाई पड़ता है और इनको नई समीक्षा का जनक भी माना जाता है। कई परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि नई समीक्षा से जुड़े हुए कौन कौन लोग हैं या फिर उसके प्रवर्तक के तौर पर कौन है, तो टी.एस. इलियट का नाम आता है और तमाम इनके सिद्धांत हैं, परंपरा और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, इस तरीके से सिद्धांत दिया इन्होंने। तो इन जैसे विद्वानों ने भी स्त्री लेखकों जो भी लेखन कार्य चल रहा था उनका मजाक उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। 19वीं शताब्दी के मध्य में हॉथर्न ने उनके उपन्यासों को सनसनीखेज और भावुकतापूर्ण बताया है। हिंदी में भी आलोचकों ने उनकी उपेक्षा की है। यानी कि आप देख रहे हैं कि किसी रचना को फेमस करने में आलोचकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने बहुत अच्छी रचना की है, लेकिन अगर किसी आलोचक की नज़र उस रचना पर नहीं जाती है तो ये मानकर चलिए कि आप कहीं न कहीं हाशिए पर रहेंगे। अगर आप सभी ने जूठन उपन्यास पढ़ा होगा, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने एमए के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था, तो उसकी भूमिका में लिखा गया कि जूठन उपन्यास आत्मकथा जो है जूठन आत्मकथा जो है उसको लिखते समय ओम प्रकाश वाल्मीकि को कई बार उसको लिखते थे, कट कर देते थे। तो कुछ लोगों ने मोटिवेट किया और ख़ास तौर से उन्होंने राजेंद्र यादव का नाम लिया है कि उनके प्रोत्साहन से हमने लिखना शुरू किया और उन्होंने इस आत्मकथा का नाम भी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आलोचक किसी रचना को ध्यान में रखते हैं तो रचना केंद्र में आ जाती है। आजकल आपने देखा होगा कि एक पूरा ग्रुप बना हुआ है कि किसकी रचना को प्रमुखता देना है और किसकी रचना को प्रमुखता नहीं देना है। आज भी ये ग्रुप काम कर रहा है और पहले भी काम करता था। तो जिसका ग्रुप जितना मजबूत होता है उसका लेखन भी उसी तरीके से मजबूती से आगे बढ़ता है। यही चीज महिलाओं के लेखन में भी था। आलोचकों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उनकी उपेक्षा वो करते रहे। सन 1984 की सारिका में एक वरिष्ठ आलोचक ने लिखा है कि स्त्रियों की रचनाएं इसलिए छपती हैं कि वे स्त्रियां हैं। कई बार आपने ये जरूर सुना होगा कि स्त्री कार्ड मत खेलिए, यानी कि यहाँ पर कहा गया कि स्त्रियों की रचनाएं इसलिए छप रही हैं क्योंकि वो क्या है, स्त्री। तो ये बात कितनी तार्किक है, कितनी सही है, ये तो आप लोग मूल्यांकन करके बता सकते हैं और समझ सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं, समझिए कि कितना संघर्ष करने के बाद स्त्री विमर्श, स्त्री साहित्य केंद्र में आया हुआ है। अब यहाँ पर आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सारिका पत्रिका की चर्चा की गई है और सारिका पत्रिका के संपादक जो हैं वो नई कहानी आंदोलन जब चल रहा था तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। जो तिकड़ी की बात की जाती है उसमें से एक नाम है, मैंने संकेत कर दिया है, आप लोग जरूर उसको बताइए कमेंट करके कि सारिका पत्रिका के संपादक कौन थे। उसमें एक वरिष्ठ आलोचक ने लिखा कि स्त्रियों की रचनाएं इसलिए छपती हैं कि वे स्त्रियां हैं, किंतु स्त्री मुक्ति आंदोलन और स्त्रीवादी रचना के फलस्वरूप नारी जीवन में एक नई ऊर्जा दिखाई पड़ी, एक नया उन्मेष आया। इसका प्रभाव दुनिया भर की लेखिकाओं पर पड़ा। इस प्रभाव की मीमांसा के लिए हमें तीसरी दुनिया को उसके अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, क्योंकि यूरोप अमेरिका के संस्कार, रीति नीति, आचार विचार तीसरी दुनिया से भिन्न है। पश्चिम की आयातित विचारधारा हमें अपनी अस्मिता से वंचित कर देगी। तो ये सारी पृष्ठभूमि चल रही थी। इसी बीच में क्या टर्निंग पॉइंट होता है, बच्चन सिंह उसके तरफ संकेत करते हैं
कि हिंदी की कथा लेखिकाओं में कुछ इस खतरे के प्रति सचेत हैं तो कुछ उससे आक्रांत हैं और आलंगित भी। यूं पश्चिमी अवधारणा से पूरी तरह असंपृक्त कोई भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। पुरुष लेखन के वर्चस्व को चुनौती देती हुई स्त्रियों की एक कतार खड़ी है। महाश्वेता देवी, अनीता देसाई, प्रतिभा राय, अरुंधति राय, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी आदि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चन सिंह ने संकेत कर दिया कि पुरुष लेखन के वर्चस्व को चुनौती देती हुई स्त्रियों की एक कतार, एक पंक्ति खड़ी हुई है, जिसमें महाश्वेता देवी, अभी महाश्वेता देवी पर बहुत सारा कार्यक्रम बीएचयू में किया जा रहा था और कृष्णा सोबती पर भी किया गया है। तो कई जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर अकादमिक थोड़ा वातावरण है, वहाँ पर इस तरीके के रचनाकारों को जन्म शताब्दी के वर्ष पर याद कर लिया जाता है। छोटे मोटे जगहों पर तो केवल क्लास चल जाए उतना ही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पुरुष लेखन का वर्चस्व था उसको चुनौती देने वालों में महाश्वेता देवी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई हैं और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक इनकी खास रचना है 1084वें की माँ, जंगल के दावेदार, ये सब रचना आपने पढ़ी होगी। अनीता देसाई, प्रतिभा राय, इनको भी पुरस्कार मिल चुका है। अरुंधति राय का आप नाम सुने ही होंगे। कृष्णा सोबती की जब भी बात की जाए तो स्वाधीनता आंदोलन के बाद, मतलब आजादी के बाद, आप देखेंगे कि सबसे चर्चित अगर कोई महिला कथाकार हैं इसमें कृष्णा सोबती हैं। तो इनका भी आप देख रहे हैं कि 2025 में जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। तो कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी आदि की रचनाओं को परीक्षा से पहले आप एक बार जरूर देख कर जाइए। यहाँ से सवाल हर बार पूछे जाते रहे और इन दोनों का इम्पोर्टेंट रोल ये है कि हर एग्जाम के सिलेबस में रहते हैं। अगर यूजीसी नेट का आप देखें, चाहे कोई भी एग्जाम आप देखें, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी का जिक्र होता ही होता है। तो इस इतिहास ग्रंथ के बहाने कम से कम हमें उन ठोस महिला कथाकारों पर जोर देना है जिनसे कि परीक्षा में सवाल आते हैं और वो महत्वपूर्ण भी। तो इन रचनाकारों का नाम आप अपने दिमाग में रखिए। इसके बाद एक एक करके बच्चन सिंह ने जो हिंदी कथाकार हैं, महिला कथाकार हैं, उनका जिक्र किया है। लिखते हैं कि मन्नू का आपका बंटी 1971 में छप चुका था। सोबती का जिंदगी नामा 1979 में प्रकाशित हुआ। इन उपन्यासों को पुरुष उपन्यासों के समकक्ष रखने में किसी को संकोच नहीं होगा। अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी की होगी तो आपका बंटी जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कुछ सामान्य जानकारी आप जरूर रखते होंगे। और जिंदगी नामा भी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। यानी कि क्यों इन्हीं दोनों उपन्यासों का नाम यहाँ पर आया हुआ है। ये दोनों ऐसे उपन्यास हैं कि जिन्होंने पुरुष उपन्यासकारों को चुनौती दी, उनका जो वर्चस्व था उसको थोड़ा सा चुनौती देने का प्रयास किया, उनके कतार में रखने का प्रयास किया। तो इन दोनों रचनाओं को जरूर ध्यान में रखिए आगे की परीक्षाओं के लिए। बच्चन सिंह आगे लिखते हैं कि भक्ति काल में कुछ भक्त कवित्रियों ने भक्ति परक पद लिखे। मीराबाई ने रचना और जीवन दोनों में पुरुष वर्चस्व को तोड़ा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई साहित्यकारों को हम देखते हैं कि वो रचनाओं में बहुत क्रांतिकारी बात करते हैं, लेकिन जीवन में उतना ही वो रूढ़िवादी होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी संगोष्ठी, सेमिनार इत्यादि में जा रहे हैं तो आप ये मत मानिए कि वो फला जो महिला वक्ता है या फिर फला पुरुष वक्ता है वो अपने जीवन में भी जिस तरीके की बातें कर रहा है वैसा ही होगा। हो सकता है कि दोनों विपरीत धारा में हो, लेकिन मीराबाई को आप देखेंगे जिस तरीके से उन्होंने अपनी रचनाओं में बंधन को तोड़ने का प्रयास किया, पितृसत्ता को करारा जवाब दिया, उसी तरीके से जीवन में भी उन्होंने करारा जवाब दिया। आपने पूरी स्टोरी देखी है, सुनी भी है, और मीराबाई को किन किन प्रताड़नाओं के माध्यम से गुजरना पड़ा उसको भी आप अच्छे से जान पा रहे होंगे। तो उसी इस चीज की तरफ बच्चन सिंह भी संकेत कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि आधुनिक काल में हिंदी कथा साहित्य की शुरुआत महिला लेखन से ही होती है। अगर सही मायने में देखा जाए तो आधुनिक काल में, जब से आधुनिक काल की शुरुआत हुई है, वैसे तो आधुनिक काल की शुरुआत को लेकर अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग अपने विचारों को दिया है। मोटे तौर पर देख लिया जाए तो 1850 के बाद की जो भी स्थिति है तो उसमें जो महिला लेखन, जो कथा लेखन है, अगर बात करें तो महिला लेखन से इसकी शुरुआत होती है, ऐसा बच्चन सिंह मानते हैं। इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, कभी भी बदलते हुए पैटर्न में सवाल आ सकता है। आगे लिखते हैं कि कुछ लोगों के मतानुसार हिंदी की पहली कहानी की रचनाकार एक महिला है, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। उनकी कहानी दुलाई वाली का रचनाकाल सन 1900 ईस्वी है, 19वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैसे हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ाते हुए भी
आप सभी को इस तथ्य के बारे में बतलाया हुआ था। यहाँ पर बच्चन सिंह जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा, डायरेक्ट उन्होंने नाम नहीं लिया है, लिखा है कि कुछ लोगों के मतानुसार। अब इन कुछ लोगों में कौन आएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ला आ सकते हैं, ठीक है। तो उनके अनुसार हिंदी की पहली कहानी की रचनाकार एक महिला है, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला जिनका उपनाम है। उनकी कहानी दुलाई वाली है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को माना है, लेकिन कुछ अन्य आलोचक जो है उन्होंने राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी माना हुआ है। और वो आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष है, यानी कि 18वीं मतलब 1899 एक तरीके से देखा जाए तो उसके अंतिम वर्ष में। आप जानते हैं कि जो शताब्दी इत्यादि होता है वो +1 करके ही चलता है। जैसे अभी हम 2024 में है तो ये 21वीं शताब्दी चला, न कि 20वीं शताब्दी। उसी पैटर्न पर यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। आगे लिखते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2 दशकों में कुछ कथा लेखिकाएं उभरकर सामने आती हैं। उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, चंद्र किरण सौनरिक्शा, रजनी पंडितकर आदि। किंतु उनके आदर्श पुराने हैं, जैसे सतीत्व की मर्यादा, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह, अनमेल विवाह का विरोध, कहीं कहीं जैनेन्द्रीय आत्मपीड़ा भी है। सन 1950 तक हिंदी स्त्री कथा साहित्य गिरता पड़ता चलता रहा। अगर देखा जाए तो जो भी शुरुआत हुई 1900 से लेकर 1950 तक बहुत ठोस रूप से महिलाओं का जो स्वर 1950 के बाद दिखलाई पड़ता है कथा साहित्य का, उसके पहले का उतना नहीं है। उसके बीच में क्या क्या है? आदर्श पुराने जैसे सतीत्व की मर्यादा, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह के बारे में, अनमेल विवाह को, जिन विषयों को प्रेमचंद इत्यादि उठाया करते थे उन विषयों को ये महिलाएं भी उठा रही थी। और यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग तथ्य बच्चन सिंह ने रखा हुआ है कि कहीं कहीं जैनेन्द्रीय आत्मपीड़ा भी है। अभी जैनेन्द्रीय आत्मपीड़ा क्या है? बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर यह फैक्ट है कि आप जानते हैं कि कुछ मनोविश्लेषणात्मक कथाकार थे जिनमें जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद जोशी इत्यादि का नाम आता है। उसमें जैनेन्द्र पुरुष होते हुए स्त्रियों के मन में चलने वाले प्रश्नों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया, जिसमें आपने पत्नी, जाह्नवी, त्यागपत्र जैसी रचनाओं को आपने पढ़ा होगा, सुनीता, ठीक है। तो इसी को कहा गया कि जैनेन्द्रीय आत्मपीड़ा, मतलब कि एक पुरुष होते हुए स्त्री के मन में चलने वाले सवालों को रखना। और जैनेन्द्र पर यह आरोप लगाया जाता है आलोचकों द्वारा कि उन्होंने समस्याएं तो उठाई लेकिन उसका कोई समाधान नहीं दिया हुआ है। वो केवल उलझती रही, गुथती रही, मन में पीड़ा बनी रही, उसका कोई समाधान नहीं, जिसको हम बोलते हैं ना कुंठित रही वो, केवल आत्मग्लानि से ही जुड़ी रही, उसका कोई समाधान नहीं रहा। हालांकि स्त्रियों की समस्याओं को जैनेन्द्र ने अपनी रचनाओं के केंद्र में रखा था। तो उसी को यहाँ पर बच्चन सिंह ने लिखा कि जैनेन्द्रीय आत्मपीड़ा, एक पीड़ा होती है, ठीक है, और एक होती है आत्मपीड़ा। आत्मपीड़ा मतलब जो खुद से जुड़ी हुई। तो ये यहाँ पर कैसे स्त्री लेखन आगे बढ़ रहा है उसके इतिहास को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आगे लिखते हैं कि यह आकस्मिक नहीं कि सन 1950 में महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां प्रकाशित हुई। परतंत्रता की कड़ियां तो टूट चुकी थी, किंतु स्त्री श्रृंखलाबद्ध थी। शिक्षा के प्रसार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण स्त्रियों में नई जागृति उत्पन्न हुई। उनका ध्यान जातीय श्रृंखलाओं की कड़ियों की ओर गया। आगे चलकर स्त्री लेखिकाओं ने इन कड़ियों को तोड़ना शुरू किया, किसी ने झटके से, किसी ने धीरे धीरे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि कोई भी काम आप अगर हल्के हल्के करते हैं तो पता नहीं चलता है, कई बार उसी चीज को आप झटके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जहां तक देश की गुलामी की बात करें, 1947 के पहले हमारा देश कई चीजों से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। और फिर यहाँ पर वो जब कड़ी टूटी, वो जो बेड़ी पड़ी हुई थी वो टूट गई, लेकिन यहाँ पर स्त्रियों के साथ जो था अभी बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ था। धीरे 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 जैसे ही शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, आर्थिक आत्मनिर्भरता आई, तो स्त्रियों में भी नई जागृति उत्पन्न हुई। वो भी पढ़ना लिखना शुरू की और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू की। और ये जो क्रम था वो बहुत ही धीरे धीरे था। कई स्त्रियों ने आक्रामक रुख अपनाया, कुछ ने धीरे धीरे उस परिवर्तन की तरफ जाने की कोशिश की। तो दोनों रास्ते हो सकते हैं, या तो आप बहुत
तेजी से किसी चीज को खत्म कीजिए या फिर धीरे धीरे खत्म कीजिए। धीरे धीरे वाला ज्यादा अच्छा होता है। आपने सुना होगा होम्योपैथिक और एलोपैथिक। होम्योपैथिक जड़ से पूरा खत्म कर देता है। तो यहाँ पर चीजें वही हैं कि शुरुआत महादेवी वर्मा ने कर दी थी। उसमें उन्होंने श्रृंखला की कड़ियां नाम से उनकी जो रचना है, कई बार पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा की कौन सी ऐसी रचना जो स्त्री विमर्श पर आधारित है। वो है श्रृंखला की कड़ियां। कड़ियां शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं बंधन को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ पा रहे हो। आगे लिखते हैं बच्चन सिंह की 1950 के बाद बहुत सी कथा लेखिकाओं का उदय हुआ। अपनी संख्या के अनुपात में उन्होंने अच्छी रचनाएं कम दी। सामान्यतः उनके अनुभव का दायरा संकीर्ण ही रहा। रूपात्मक प्रयोग भी बहुत कम हुए। उनकी दृष्टि मुक्त प्रेम पर नहीं, मुक्त देह संबंध पर विशेष रूप से टिकी रही। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष वर्चस्व का विरोध करते हुए भी वे पुरुष वर्ग की ओर से ही लड़ रही। फिर भी स्त्री चेतना के कई आयामों को लेकर उन्होंने कई अच्छी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सन 1950 के बाद जो भी महिलाएं लेखन के क्षेत्र में आई, अगर देखा जाए तो उनकी संख्या और रचना अनुपात में कम ही रही, और उनके अनुभव के दायरों को देखा जाए तो वो बहुत विस्तृत नहीं था, संकीर्ण ही रहा। और जो भी उनके लिखने की शैली थी उसमें भी बहुत कुछ बदलाव प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता है। अगर विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखें तो महिला रचनाकारों के केंद्र में था देह संबंध की मुक्ति, ठीक है। प्रेम की तो बात अभी धीरे धीरे, जैसे आपने एक रचना पढ़ी होगी यही सच है, आप लोगों ने पढ़ी होगी एक कहानी, ठीक है। तो उसी की तरफ संकेत किया जा रहा है। ऐसी कहानियां बहुत सारी लिखी गई जिसमें देह संबंध पर विशेष रूप से उनकी दृष्टि टिकी रही और मुक्त प्रेम पर उतनी नहीं जा पाई। और कभी कभी लगा कि स्त्रियां अपने लिए लिख रही हैं या फिर पुरुषों की ओर से ही लड़ रही हैं। तो त्रिकोण प्रेम कई रचनाओं में दिखलाई पड़ता है। बड़ा ही कंफ्यूजन है, द्वंद है। और ये जो वीडियो लेक्चर आज का है उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जो थोड़ा सा रिसर्च स्कॉलर के दृष्टिकोण से देख रहे होंगे। और आपको ये लेक्चर उस समय ज्यादा काम में आएगा जब कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न आएंगे, तो वहां पर आपको रिलेट करते हुए इसको आंसर सही तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हम क्रमशः जो भी 1950 के बाद हिंदी कथाकार महिलाओं के अंतर्गत महिलाओं ने लेखन किया है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम बच्चन सिंह ने दिया हुआ है मन्नू भंडारी का, ठीक है। हालांकि मैं जब किताब पढ़ रहा था, आप लोगों के पास भी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास होगा, तो मन्नू भंडारी के आगे उन्होंने ब्रैकेट में 1931 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मन्नू भंडारी का तो 1931 में जन्म हुआ, लेकिन और भी जितने भी महिला रचनाकारों का नाम है जिसमें आपको पढ़ना कृष्णा सोबती को, ठीक है, उषा प्रियंबदा और मृदुला गर्ग, तो सबके में 1931 लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि ये मिस किया गया हो प्रिंट करने में या फिर जो टाइपिंग एरर हो, ठीक है। तो मैं तो सही बतलाऊंगा आपको, अंत में क्रम भी बतलाऊंगा। तो मन्नू भंडारी का जिक्र करते हैं जिनका जन्म 1931 में हुआ था। लिखते हैं कि मन्नू भंडारी ने हिंदी कथा साहित्य को नारी जीवन की तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं के साथ जोड़ा। छठे सातवें दशक में उनकी कहानियों ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। अब आप जब मन्नू भंडारी का नाम पढ़ रहे हैं तो इनके साथ इनके पति का नाम भी आपके दिमाग में आना चाहिए। तो कहीं न कहीं मन्नू भंडारी की रचनाओं का साहित्य के केंद्र में आने के पीछे एक विशेष व्यक्ति का योगदान हो सकता है। जैसा कि बतलाया गया कि आलोचकों ने उपेक्षा की थी, लेखन तो कार्य बहुत हो रहा था लेकिन आलोचकों की नजर उनके ऊपर नहीं जा रही थी। मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने मिलकर एक रचना लिखी हुई है जो कि खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है। आपके दिमाग में वो रचना का नाम आ चुका होगा, कमेंट भी कर सकते हैं। तो मन्नू भंडारी के बारे में लिखा कि इन्होंने नारी जीवन की तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं के साथ जोड़ा। और जब हम दशक 70-80 की बात करें तो उस लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। कैसे आकृष्ट किया उसको देख लेते हैं। सामान्यतः मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु आदि ने जो कहानियां हैं ले देकर, इन कहानियों में प्रेम का एक त्रिकोण है। शरीर की पवित्रता की मर्यादाएं टूटी हुई हैं। प्रेम के स्थायित्व में उसे विश्वास नहीं है। शरीर ही प्रेम है जो किसी दूसरे आदमी के मिलने पर क्षण भर के लिए ही सही सुख देता है। आधुनिक क्षणवाद में सिमटी कहानियां किसी सामाजिक समस्या को नहीं छूती। तो बच्चन सिंह ने अपना इसमें दृष्टिकोण भी दिया है कि ठीक है, मन्नू भंडारी इत्यादि ने कहानियां लिखा और लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। कहानियों का शीर्षक देखिए, शीर्षक से ही पता चल जाएगा, मैं हार गई। यहाँ पर हो सकता था कि मैं जीत गई,
लेकिन कई बार आपने देखा होगा सामाजिक दृष्टिकोण से कि ये शीर्षक कितना सार्थक लग रहा है, मैं हार गई। यही सच है। क्या सच है, जब आप कहानी पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो इसलिए जिन भी कहानियों का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, समय मिले तो जरूर आप पढ़िए, आपको आनंद आएगा कि मैं हार गई कहानी की विषय वस्तु क्या है। यही सच है, जिसमें यही सच है पे फिल्म भी बनी थी रजनीगंधा नाम से। ठीक है, आप लोगों ने फिल्म को देखा भी होगा और आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और त्रिशंकु नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, त्रिकोण है। त्रिशंकु नाम से और भी लोगों ने रचनाएं की हुई हैं, जिसमें अज्ञेय का नाम खास तौर से लिया जा सकता है। तो त्रिशंकु नाम से कहानी लिखी है मनु भंडारी ने। तो इन कहानियों को जरूर ध्यान में रखिए। मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। और इसकी विषय वस्तु क्या रही, बच्चन सिंह ने पूरा बतला दिया कि केंद्र में प्रेम है, लेकिन वो शरीर का प्रेम, जिसको हम वासनात्मक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि आधुनिक क्षणवाद में सिमटी कहानियां किसी सामाजिक समस्या को नहीं छूती, अपने निजी जीवन के बारे में ही वो लोग लिखते रहे, किंतु अपने उपन्यासों में वे कहानियों की लक्ष्मण रेखा को तोड़ देती हैं। आपका बंटी अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास बन गया है। यह शरद चंद्रीय भावुकता नहीं पैदा करता। अभी ऊपर आपने जैनेन्द्रिय को देखा, और अब शरद चंद्रीय, जैसे आपने पढ़ा होगा चरित्रहीन करके उपन्यास, और शरदचंद्र के बहुत सारे उपन्यासों को आपने पढ़ा होगा बंगला साहित्य पढ़ने के दौरान। तो उसमें क्या है, ज्यादातर भावुकता है। लेकिन यहाँ पर वो मनु भंडारी, जो कि कहानी में अभी बच्चन सिंह ने उनको थोड़ा सा कमजोर आंका, लेकिन उपन्यास में देख रहे हैं कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को तोड़ा। वो ऐसा उपन्यास लिखे हैं जो कि सामाजिक समस्या को उठाता है। आपका बंटी इसीलिए आपके सिलेबस में लगा हुआ है। यूं ही सिलेबस में नहीं लगा, यूजीसी नेट के सिलेबस में कि आपका बंटी आप पढ़िए, कारण है लगने का। इसमें जिस विषय वस्तु को उठाया गया है, वो विषय वस्तु आज के जमाने में बहुत प्रासंगिक है। तो लिखते हैं कि यह पाठक को संवेदना के स्तर पर विक्षुब्ध करता है, मध्यवर्गीय अहमग्रस्त समाज की दुखती रग पर उंगली रख देता है। पश्चिम के समाज में तलाकशुदा पति पत्नी में अंतर्द्वंद नहीं मिलेगा, किंतु भारतीय समाज में एक परिस्थिति विशेष का तलाक बेहद उलझी हुई समस्या है। पढ़े लिखे समाज में पति पत्नी के अपने अपने अहम की टकराहट अस्वाभाविक नहीं है। तो मेन जो विषय है आपका बंटी में, वो क्या है, तलाक है। तलाक पश्चिम में भी होता है और हमारे देश में भी होता है, दोनों जगह के तलाक में अंतर है। और ये तलाक आप देख रहे हैं ज्यादातर पढ़े लिखे समाज में हो रहा है। कारण क्या है, अहम की टकराहट। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसको अनुभूत भी किया होगा, और मैं तो चाहूंगा कि किसी के जीवन में इस तरीके की घटना न हो, नहीं तो आपका बंटी उपन्यास उसके जीवन के लिए हमेशा सार्थक रहेगा, प्रासंगिक रहेगा। आगे लिखते हैं कि इस टकराहट का फल है शकुन और अजय का तलाक। यानी कि अगर आपने उपन्यास नहीं भी पढ़ा होगा, तो इस लेक्चर के माध्यम से अगर अभी तक आप बने होंगे, तो कई बार मुझे लगता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं, उनको लगता है कि क्या लेक्चर सुने, वन लाइनर किताबें पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कई बार परीक्षाओं में ये इधर उधर की बातें बहुत काम में आती हैं। तो शकुन और अजय, जो कि आपका बंटी नामक उपन्यास के पात्र हैं, इन दोनों के बीच उनका बेटा बंटी बुरी तरह पिसता है। पिसते पिसते वह पहचान के परे हो जाता है। सारा उपन्यास तनावों से भरा हुआ है। यह तनाव अजय में कम है, शकुन में ज्यादा है। जो कि मनु भंडारी ने इस उपन्यास को लिखा है, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा जो स्त्री दृष्टिकोण है, उसका प्रभाव यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। तलाक जब होता है तो दोनों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन इस उपन्यास में दिखलाया गया कि इसका प्रभाव अजय पर कम दिखलाई पड़ता है, शकुन पर ज्यादा दिखलाई पड़ता है। और बीच में कौन पिस रहा है, वो है बंटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फादर है, मदर है और सन है। इन दोनों के बीच में बेटा पिस रहा है। कारण क्या है, अहम का तनाव भरा या फिर अहम की टकराहट। पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी नहीं है कि अशिक्षित हैं, चलिए माफ कर दिया जाए। पढ़े लिखे लोग हैं, आपस में नहीं अच्छा बन रहा है तो फिर अलग हो गए हैं। लेकिन एक बेटा है बंटी, वो इसमें पिस रहा है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि पश्चिमी माँ का ममत्व चाहे मर गया हो, किंतु भारतीय माँ का ममत्व अभी जीवित है, जिसे पाश्चात्य आधुनिकता धीरे धीरे मार रही है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर दो संस्कृतियों की बात की जा रही है। एक तरफ की पश्चिम की संस्कृति, जहाँ पर परिवार, संयुक्त परिवार, पति पत्नी के संबंधों को उतना लोग लोड लेकर नहीं चलते हैं। लेकिन भारतीय जो समाज है, इसमें परिवार को लेकर, पति पत्नी को लेकर, संतानों को लेकर काफी लगाव है, रिश्तों
को जोड़कर देखा जाता है। अगर उसमें अगर टूटन होगा तो क्या गुजरेगा, ये पूरा उपन्यास पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। बच्चन सिंह लिखते हैं कि तीनों पात्रों में शकुन 3 स्तरों पर जीती है, माँ के स्तर पर, स्त्री के स्तर पर, अपनी जिंदगी जीने के स्तर पर। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने एक आत्मकथा पढ़ी होगी, दोहरा अभिशाप। ठीक है, आप इसको भी कमेंट करके बतलाएंगे कि किसका है। दोहरा अभिशाप खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये एक दलित स्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है, मैं इतना संकेत कर दिया हूं। इसमें भी है कि एक दलित होने की वजह से और एक स्त्री होने की वजह से दोहरा अभिशाप हो गया। यहाँ पर शकुन 3 स्तरों पर लड़ रही, और शकुन ही नहीं, तमाम जितनी महिलाएं शादीशुदा वो भी इन तीनों स्तरों से लड़ रही। आप लोगों में से भी बहुत सारी महिलाएं इस वीडियो लेक्चर को देख रही होंगी, सुन रही होंगी, समझ रही होंगी, जिनमें माँ के स्तर पर, स्त्री के स्तर पर और जिंदगी जीने के स्तर पर तीनों लड़ाइयां लड़नी पड़ती। शकुन उसको भरपूर तरीके से लड़ रही। माँ के स्तर पर जीवन अत्यधिक घनीभूत हो उठा है। लेखिका स्वयं स्त्री और माँ है। ये है मेन चीज जिसको बोलते हैं चेतना। कहीं न कहीं आप जितने भी विमर्शों को देखेंगे उसमें चेतना और सरोकार दोनों का समावेश होता है, दोनों का मिश्रण होता है। माँ की ममता का ऐसा करुण चित्र स्त्री की कूंची से ही उकेरित हो सकता है। माँ से आधुनिक स्त्री का द्वंद्व होता है। स्नेहमयी माँ अजय से बदला लेने के लिए, उसे टॉर्चर करने के लिए बंटी को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। यही काम अजय भी करता है। टुकड़ों में बटी हुई शकुन की जिंदगी टुकड़ों में ही जीती है। कुंठाग्रस्त शकुन अपनी जिंदगी नहीं जी पाती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्त्री विमर्श के प्रमुख सवाल हैं उनको यहाँ पर मनु भंडारी ने उठाया हुआ है। आगे लिखते हैं कि इसका केंद्रीय पात्र बंटी ही है। अगर आपका बंटी उपन्यास के केंद्रीय पात्र की बात करें तो अजय और शकुन नहीं है, बल्कि कौन है? बंटी। बंटी की व्यथापूर्ण कथा के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं, इसीलिए लेखिका ने मौन का सहारा लिया है। इस प्रकार की स्थिति में बंटी की नियति यही हो सकती थी, हॉस्टल में निर्वासन। माता पिता कोई भी इसको देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है। खासतौर से शकुन का तो है जुड़ाव, क्योंकि वो एक भारतीय माँ है। फिर क्या अंत में निर्णय लिया जाता है? उसको हॉस्टल में रखा जाता है। तलाक न होने पर भी यदि पति पत्नी में तनाव बना रहता तो भी बंटी वहीं पहुंचता जहां तलाक के बाद पहुंचा है। वास्तव में यह परिवार और स्त्री की जटिल समस्या का उपन्यास है, जो समाधान नहीं प्रश्न उठाता है, प्रश्न भी कई स्तरों पर। तो ये कथन आप जरूर ध्यान रखिए कि बच्चन सिंह का है, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में अब रामचंद्र शुक्ल के बाद आलोचकों में जो पेपर बनाने वाले हैं बच्चन सिंह को काफी महत्व दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि मनु भंडारी की कहानियों और उपन्यासों, खासतौर से मैंने आपका बंटी के बारे में ही बतलाया और बच्चन सिंह ने भी उसी के बारे में लिखा, तो उसकी विषय वस्तु के बारे में और बच्चन सिंह के जो भी कथन है उसको आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे महिला कथाकार के ऊपर, जो कि नाम है कृष्णा सोबती। हालांकि 1931 दिया गया, आप लोगों के पास भी किताब होगी तो शायद 1931 दिया हो, लेकिन इसको कट करके आप 1925 लिख दीजिए। ठीक, कृष्णा सोबती के बारे में लिखते हैं कि महिला उपन्यासकारों में सर्वाधिक सशक्त हस्ताक्षर है। उन्होंने अपने 2 उपन्यासों जिंदगी नामा, जिंदा रुख और दिलो दानिश में गांव और शहर के एक अंचल को रूपात्मक प्रयोग, भाषा के टटकेपन, गहन और व्यापक संवेदना के धरातल पर इस तरह चित्रित किया है कि ग्राम समस्याओं के साथ भारतीय औरतों की समस्या भी अनिश्चित हो गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कृष्णा सोबती हैं, इनकी रचनाओं का मनु भंडारी की अपेक्षा विस्तार है। ये गांव और शहर दोनों को जोड़कर दिखा रही हैं। और दोनों उपन्यासों का नाम जरूर ध्यान में रखिए। जिंदगी नामा का जो पूरा नाम है उसको ध्यान में रखिए, जिंदगी नामा, जिंदा रुख और दिलो दानिश। दोनों में क्या है? गांव और शहर के एक अंचल को रूपात्मक प्रयोग के माध्यम से भाषा शैली में भी प्रयोग किया गया है कृष्णा सोबती द्वारा। और जहां पर उन्होंने ग्राम समस्याओं को उठाया है, वहीं पर स्त्रियों की समस्याओं को भी उठाया हुआ है। इनके पहले उनके लिखे हुए 3 लघु उपन्यास हैं, प्यार से बिछुड़ी, मित्रों मर जाने और सूरजमुखी अंधेरे की। इन तीनों उपन्यासों को भी आप जरूर ध्यान में रखिए कि कृष्णा सोबती के हैं। कई बार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, कई बार इनके क्रम के आधार पर भी पूछा जाता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक, इन तीनों उपन्यासों में यौनाभिव्यक्ति को नग्न रूप में देखा जा सकता है। तन की प्यास का अतिरेकवादी उत्साह मन की भूमिका को नगण्य ठहरा देता है।
वास्तव में यह स्त्रीवादी दृष्टिकोण की पिटी हुई भूमि है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डार से बिछड़ी हुई, मित्रों मर जाने, सूरजमुखी, अंधेरे के जो भी उपन्यास हैं, ये एक तरीके से फॉर्मेट बना लिया गया कि इसी तरीके से हमें लिखना है। खासतौर से विमर्श पर आधारित जो भी रचनाएं हैं, उनके बारे में आलोचकों द्वारा एक अनुमान लगाया जाता है, बल्कि आरोप लगाया जाता है कि ये पहले से फॉर्मेटेड है। जैसे आप जूठन पढ़िए, मुर्दहिया पढ़िए, ठीक है, दोहरा अभिशाप पढ़िए, या फिर अपने मेरा बचपन मेरे कंधों पर पढ़िए, तो ऐसा लगता है जितनी भी दलित आत्मकथाओं को पढ़ेंगे लगेगा कि सब एक ही फॉर्मेट में लिखा गया है। यानी कि जो दलित साहित्यकार है, आत्मकथाकार है, वो पहले से ही निर्णय ले लेता है कि मुझे क्या क्या इसमें लिखना है। तो इसीलिए कहा गया कि वास्तव में यह स्त्रीवादी दृष्टिकोण की पिटी हुई भूमि पर है, यानी कि पहले से ही निश्चित कर लिया गया है कि इसमें इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से आप इसकी आलोचना समीक्षा कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि इन उपन्यासों को पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि ये सोबती को जिंदगी नामा और दिलो दानिश तक पहुंचा पाएंगे। जिंदगी नामा सोबती की उपन्यास यात्रा में एक छलांग है। ये कथन जरूर ध्यान में रखिए। बच्चन सिंह का एक कथन है कि अगर हम कृष्णा सोबती को जानते हैं तो वो उनके उपन्यास जिंदगी नामा की वजह से जानते हैं, और जिंदगी नामा उपन्यास यात्रा में एक छलांग है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, अभी सफल हो जाएंगे तो तुरंत ये लोग मानेंगे लंबी छलांग लगाया हुआ है, और आपकी शादी विवाह के लिए तमाम लोग दौड़ना शुरू कर देंगे कि मुझे लड़के की जरूरत है, नौकरी वाले लड़के की जरूरत है। तो आपके जीवन में एक लंबी छलांग लग जाती है। वैसे ही कई बार जब हम कोई काम करते हैं तो काम करते करते पता नहीं चलता है शुरुआत में, लेकिन जब आपको उपलब्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपके काम की प्रशंसा होती है, तो लगता है कि जीवन में हमने कुछ लंबी छलांग लगाई है। ये छलांग शब्द मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बंदर किसी डाल पर से कूद रहा, उसी तरीके से कि लंबी छलांग लगा देना। तो जिंदगी नामा और दिलो दानिश नाम के जो उपन्यास हैं कृष्णा सोबती के, उसमें जिंदगी नामा के बारे में बच्चन सिंह ने लिखा कि सोबती की उपन्यास यात्रा में एक छलांग है। जिंदगी नामा के बारे में अब पूरा विस्तार से यहाँ पर बच्चन सिंह उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। लिखते हैं कि जिंदगी नामा पंजाब के एक गांव पर आधारित होते हुए भी पूरे पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज है। रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध से भरा हुआ एक पूर्ण नाट्य या चलचित्र है। लगता है अलग अलग दृश्यों के शॉट्स को पूरी हरकत से सजा दिया गया है। इसकी विशेषता है कि सभी शॉट्स को देख लेने के बाद भी कुछ बचा रह जाता है। इसकी आंचलिकता को समझने के लिए इसके देशज रूप और डिजाइन को समझना जरूरी है। पंजाब के गांव के ताने बाने पर पंजाबी भाषा का चटक रंग है। बुनाई सोबती की है, झीनी झीनी बिनी चदरिया। तो एक तो रचना का नाम है, और जिस तरीके से कोई चदरी का निर्माण करता है, चद्दर बनाता है, तो वो अचानक बनकर नहीं पैदा होता, बल्कि उसको बुनने का प्रयास किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये होता है रचना कर्म। यहाँ पर बहुत सारी महिला विद्यार्थी जुड़ी होंगी। जब वो रोटी बनाने जाती हैं तो रोटी अचानक नहीं बनती है। रोटी क्या एक रचना प्रक्रिया के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। पहले गेहूं को पीसना, फिर आटे को चालना, फिर इसके बाद गूंथना, फिर इसके बाद गूंथना भी एक कला है, ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। इसके बाद गोल गोल रोटी बनाना, फिर सेकना भी एक कला है, अच्छा भी सेकने की कला है, नहीं तो जल जाती है रोटी। इसके बाद वो रोटी के रूप में तैयार होती है। बहुत लंबी प्रक्रिया है। वैसे ही यहाँ पर कहा गया कि जो जिंदगी नामा है वो पंजाब की जीवंत दस्तावेज है, और कृष्णा सोबती ने उसको बहुत जबरदस्त तरीके से ताने बाने के साथ बुनाई की है। आगे लिखते हैं कि गैर पंजाबी भाषा भाषियों के लिए भाषा एक अवरोध खड़ा करती है। पाठक को इससे गुजरना पड़ेगा। इसमें मैला आंचल जैसा भाषा का मैनरिज्म नहीं है या मैकेनिज्म नहीं है, वह बांधती है। भाषा इसका प्राण तत्व है। प्राण के बिना शरीर शव है। इस भाषा में हम चेनाब और व्यास की धुनें सुनते हैं, लोहड़ी का उत्सव देखते हैं, गिद्धा और भांगड़ा की पदचाप सुनते हैं, गुरु नानक का निर्गुण और बुल्ले शाह तथा वारिस शाह के सूफियाई गीत साझा संस्कृति की बुनावट देखते हैं। पंजाब के अंचल में रूटेड पंजाब ठेठ पंजाब है। तो यहाँ पर जैसे ही आप जिंदगी नामा उपन्यास पढ़ते हैं, और यूजीसी नेट के पेपर में भी सवाल पूछा गया है कौन नज्म किसकी है, ठीक है, किन किन चीजों का उल्लेख हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि गुरु नानक का है, बुल्ले शाह का है, वारिस शाह का है, तमाम सूफियाई गीत हैं। तो ये भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। आगे लिखते हैं कि सोबती ने इसकी रचना में पारंपरिक और लोक कथा शैली का प्रयोग करके इसे मूलतः देशज बना दिया है। देशज होकर ही यह हमारे मन प्राण को पूरी गहराई में छू पाता है। पुराणों की तरह इसकी कहानी एक कहानी से शुरू होती है,
बीच बीच में इसका सिलसिला चलता रहता है, कहानी में कहानी, कथा सरित सागर और पंचतंत्र की कौज, गद्य में काव्यात्मक लय, नाटकीयता इसका विशेष गुण है। नाटक का पर्दा शाह के चौपाल में खुलता रहता है। चौपाल एक खुला मंच है, इस मंच पर पात्र आते जाते रहते हैं। शाहनी को केंद्र में मानना उपन्यास के कथ्य रूप पर पानी फेरना है। अन्य पात्रों की तरह शाहनी भी पात्र है। समर्पण पृष्ठ पर जो कुछ लिखा गया है उसे गोया कोई नेपथ्य से बोलता है, बल्कि वह जो लोकमानस की भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। इस तरह यह एक सब ऑल्टर्न औपन्यासिक इतिहास बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जिंदगी नामा का मूल्यांकन करते हुए बच्चन सिंह ने कई नए दृष्टिकोणों को दिए हुए हैं, और कि आप अगर पढ़ें तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। आगे लिखते हैं कि इसके बाद ऑर्केस्ट्रा से निकलता हुआ उदास गीत का मध्यम स्वर, अलविदा आबों के आब को, पंच दरियाओं के पंजाब को, जेहलम और चनाब को बहते रहेंगे, इस धरती पर सिर्फ हम यहाँ नहीं होंगे, नहीं। इस नहीं के में आगे की कहानियां भरी हैं दूसरे खंडों में, तलवार, उदासी, वीरानगी, मृत्युबोध, ट्रेजिडी और जीवन। उपन्यास पढ़ते समय जहां तहां इस वाद्य संगीत का स्वर उभरता रहता है। लाला जी बच्चों को कहानियां सुनाते हैं सृष्टि की उत्पत्ति की। यह सृष्टि एक रूप है, बच्चड़ों रुख वही रहता है, उसके रखवाले बदल जाते हैं। कहानी में नदी, पहाड़, चांद, सूरज, पुत्र, बछड़ा के साथ समय का रथ भी है, सतत परिवर्तन का संकेत। रखवाले बदल जाते हैं में पुनः कथा भर दी जाती है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। गांव में चोर, डकैत, सजायाफ्ता हत्यारे भी रहते हैं। ठाणेदारों का रौब भी है, झांसा पट्टी भी, शाहों की सामंती उदारता भी है और शोषण भी, शाहों का समर्थन और विरोध भी, वर्ग संघर्ष की हल्की ध्वनि भी इस उपन्यास में दिखलाई पड़ती है। आगे लिखते हैं कि इसमें सूचना माध्यम का नया प्रयोग किया गया है। शाह के चौपाल में जगह जगह से खबरें आती हैं। कोई लाहौर से खबरें लाता है कि मुस्लिम लीग क्या कर रही है, कोई बंगाल विभाजन की खबर देता है, कोई लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का समाचार लाता है, कोई अंग्रेजों की मुस्लिम परस्ती की खबर सरका जाता है। इसी माहौल में शाह और राबिया के प्रेम का संकेत है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि शाह और राबिया का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है। तो ये तो हो गया जिंदगी नामा का। अब दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका नाम है दिलो दानिश। बच्चन सिंह लिखते हैं कि दिलो दानिश पढ़ने के बाद लगता है कि यह प्रेम जटिल होगा, इसका पौधा अगले खंड में खिलेगा। गदरियों के समाचार अलग हैं। इस समाचार के साथ गुरु गोविंद सिंह की वाणी भी जुड़ी हुई है। जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। इसमें गोविंद सिंह की वाणी दिलो दानिश में दिखाई पड़ती है कि जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है, करो या मरो, इस तरीके का नारा आप सुने होंगे, उसी टाइप से कुछ है। यह अन्याय के विरुद्ध कर्म का संकेत भी है और उपन्यास के अगले खंड का सूत्रधार भी। दिलो दानिश 1993 भी एक तरह का आंचलिक उपन्यास है, दिल्ली के एक अंचल का। जिस प्रकार जिंदगी नामा में ठेठ पंजाब की धड़कन है, रूह है, उसी प्रकार दिलो दानिश में दिल्ली के एक हिस्से की। फर्क यह है कि जिंदगी नामा का फलक विस्तृत है तो दिलो दानिश का संकुचित है। तो ये बच्चन सिंह का कथन है, जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि तुलनात्मक तौर पर इन्होंने जिंदगी नामा और दिलो दानिश दोनों उपन्यासों की तुलना की है। जहां पर आप देख रहे हैं जिंदगी नामा का जो विषय वस्तु है वो विस्तृत है, बड़ा है, और दिलो दानिश संकुचित है। जिंदगी नामा पंजाब के एरिया का है और दिलो दानिश थोड़ा सा नाम में ही आप देख रहे दिल्ली से जुड़ा हुआ है। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि जिंदगी नामा एक एपिक महाकाव्य है तो दिलो दानिश एक लिरिक है। महाकाव्य और प्रगीत लिरिक की संरचना में जो अंतर होता है वही अंतर यहाँ भी है। दिल और दानिश के सामंजस्य की डगर पर चलने के लिए प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। महक का वकील से हटकर खान के पास खड़े होने में स्त्री स्मिता भी उजागर होती है। फसीद उर्दू और उसके चमत्कारी मुहावरों ने इसे गजल बना दिया। तो ध्यान रखिए कि जिंदगी नामा महाकाव्य के कैटेगरी में है और दिलो दानिश किसकी कैटेगरी में है, लिरिक या मुक्तक प्रतीक प्रगीत के कैटेगरी में। ठीक है, तो इन दोनों को जरूर ध्यान में रखिए। शैली के बारे में भी यहाँ पर
बच्चन सिंह ने मूल्यांकन किया है। और आखिरी जो पंक्ति है, तथ्य है कि बादलों के घेरे कहानी संग्रह, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मुझे तो डीएसपी में भी याद आ रहा है कि 1-2 बार पूछा जा चुका है। यूपी टीजीटी पीजीटी में किसी भी एग्जाम में आ जाता है कि बादलों के घेरे किस विधा की रचना है, कहानी है। तो किसकी कहानी है? वो हो गया कृष्णा सोबती की। ठीक, तो उम्मीद है कि ये भी पार्ट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं उषा प्रियंवदा के बारे में। और प्रिय विद्यार्थियों, मुझे ये कहने में काफी गर्व भी हो रहा है कि इन सभी रचनाकारों को हमने जीवित रूप में सामने से देखा है। और जेएनयू जैसी संस्थाओं में पढ़ने का एक लाभ होता था कि बड़े-बड़े सेमिनारों में, संगोष्ठियों में या फिर जो भी वर्कशॉप इत्यादि होता है, उसमें इन रचनाकारों को बुलाया जाता था और हमने सामने से देखा है। प्रश्न इत्यादि तो मैंने कभी नहीं पूछा, लेकिन अब देखा कि हाँ, इन लोगों ने लिखा है और सामने से देखा, किताबों में ही नहीं। तो उषा प्रियंवदा, चाहे कृष्णा सोबती हो, चाहे मन्नू भंडारी हो, सभी को देखने का मौका मिला। ये अच्छी बात रही जीवन की। उषा प्रियंवदा की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ है 1931 नहीं बल्कि 1930 के आसपास में हुआ। ठीक है, तो उषा प्रियंवदा के बारे में बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि इन्होंने नारी कथा साहित्य को एक दूसरी दिशा की ओर मोड़ा, दे गाथा से अलग, प्रेम से अलगाव और अकेलेपन की नियति से, पर कथाकार के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित करने का श्रेय उनकी कहानी वापसी को जाता है। और वापसी कहानी आप देखेंगे कि तमाम महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। ठीक है, तो जो उषा प्रियंवदा हैं तो स्त्री कथाकार, लेकिन अगर इनके विषय वस्तु को आप देखेंगे तो इन्होंने थोड़ा सा अलग ढंग का लिखा है कि अलगाव और अकेलेपन को उन्होंने केंद्र में रखा। अकेलापन यहाँ भी है, वापसी में भी। विघटनशील मूल्य चेतना के कारण बहु बेटों से भरे परिवार में गजाधर बाबू अकेले हैं, पर अधिकांश कहानियों में पूर्वी और पश्चिमी संस्कारों का टकराव, विवाह और प्रेम दोनों का अस्वीकार मिलेगा। मछलियां इनका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो वापसी कहानी को तो ध्यान में रखिए। दूसरी कहानी है मछलियां। ठीक है, मछलियों का जो स्वभाव है अक्सर आप जानते होंगे। तो उषा प्रियंवदा ये एक तरीके से आप देखेंगे तो विदेश में भी रहते हैं। इनको प्रवासी साहित्यकार के अंतर्गत भी कई जगहों पर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, मुझे याद आता है कि एक हमारे जूनियर उषा प्रियंवदा पे रिसर्च किया था और उनका साक्षात्कार भी लिया हुआ था। तो काफी ऐसा लग रहा है कि आत्मीय टाइप का, जब ये इस प्रसंग को पढ़ रहा हूं तो लग रहा है। तो इसी बहाने आप लोग भी उस अनुभूति तक पहुंचिए कि उषा प्रियंवदा की जो खास कहानी है वापसी है। और लेकिन अगर पूर्वी और पश्चिमी संस्कारों के टकराव की बात करें, विवाह की बात करें, प्रेम की बात करें, प्रेम के टूटन की बात करें, तो इनकी जो कहानी है मछलियां, जरूर ध्यान में रखिए उषा प्रियंवदा की। अब उपन्यासों की बात करें तो उनके उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका 1967 में, मछलियां की तरह भारतीय और अमेरिकी विचारों संस्कारों की टकराहट। ये उपन्यास कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रुकोगी नहीं राधिका, ठीक है, 1967 में। और जो विषय वस्तु मछलियां की है, लगभग वही विषय वस्तु इसका भी है। राधिका एक ओर उनके प्रेम संबंधों को काटती है तो दूसरी ओर उन्हें जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे जुड़ नहीं पाते। भारत लौटने पर भी वह दुविधाग्रस्त बनी रहती है। वह विवाह नहीं कर पाती, अंततोगत्वा अकेलेपन का वर्णन करती है। सब मिलाकर यह उच्च मध्य वर्ग का संकीर्ण उपन्यास बनकर रह गया है। अगली जो कथाकार है उनका नाम है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग का जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 1938 है। ठीक है, तो मृदुला गर्ग के बारे में बच्चन सिंह लिखते हैं कि इनका कथा साहित्य पाश्चात्य यौनाचार का भारतीय अभिलेख है। अभिलेख का प्रयोग आप देखेंगे तो आर्कियोलॉजी जैसे विषयों में किया जाता है, पुरातात्विक जो विषय होते हैं। तो यहाँ पर बच्चन सिंह ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मृदुला गर्ग का कथा साहित्य पाश्चात्य यौनाचार का भारतीय अभिलेख है। इसको लेकर हमने यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में आप सभी से एक सवाल भी पूछा था। बहुत सारे विद्यार्थी सही जवाब बता दिए, बहुत सारे विद्यार्थी लड़खड़ा भी गए थे। तो लड़खड़ाना नहीं है, आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हैं तो अंतिम समय तक आप मेहनत करते रहेंगे, निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। तो मृदुला गर्ग किसका जो साहित्य है वो पाश्चात्य यौनाचार का भारतीय अभिलेख है, वो है मृदुला गर्ग। और मृदुला गर्ग को भी हमने स्पीच मतलब बोलते हुए सजीव रूप में देखा है। जेएनयू कई बार आ चुकी हैं। तो बच्चन सिंह लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि पश्चिमी स्त्रीवादी चेतना से उन्होंने मुक्त यौन विहार को चुन लिया है और इसे स्त्री मुक्ति का मुद्दा बनाया है।
जैनेन्द्र का एक फार्मूला है कि जिससे प्रेम करो उससे विवाह मत करो। जैनेन्द्र की कहानियों में आप देखेंगे कि जो आपस में प्रेम करते हैं उनका विवाह नहीं होता। इस फार्मूले को गर्ग ने स्त्री मुक्ति से जोड़ दिया है। मुक्त यौनाचार के अतिरिक्त स्त्री की और कोई समस्या नहीं है, न आर्थिक, न राजनीतिक, न पारिवारिक और न सामाजिक सांस्कृतिक। उनके 3 उपन्यासों, उसके हिस्से की धूप 1976 में, चितकोबरा, मैं और मैं 1984 में, सामान्यतः विवाह के बाहर के प्रेम संबंध में फुलफिलमेंट की तलाश की गई। ठीक है, अगर आपने उसके हिस्से की धूप नहीं पढ़ी होगी, चितकोबरा नहीं पढ़ी होगी, जरूर पढ़िए। मैं और मैं पढ़िए, जबरदस्त तरीके के उपन्यास हैं। और हमने तो एमए के दिनों में इनको पढ़ा था, और अब पाठ्यक्रम इतना ज़्यादा हो गया कि दोबारा मौका नहीं मिलता है। जब भी सिलेबस में रहेगा तो जरूर पढ़ेंगे। लेकिन सेमिनार इत्यादि प्रेजेंट करते समय, पेपर प्रेजेंट करते समय कभी-कभी पढ़ना पड़ता था। अच्छे उपन्यास हैं, खासतौर से जो भी स्त्री विमर्श पे काम करना चाहता है, जरूर इनको पढ़ना चाहिए। लिखते हैं कि उसके हिस्से की धूप की मनीषा 2 विवाह करती है, तयशुदा और प्रेम विवाह। यहाँ पर उसके हिस्से की धूप का जो केंद्रीय पात्र है, जो उसका नाम है मनीषा, जरूर ध्यान में रखिए। और वो विषय वस्तु क्या है? तयशुदा और प्रेम विवाह। ठीक है, वैवाहिक जीवन में भी वह विवाहेतर प्रेम संबंध रखती है, क्योंकि फुलफिलमेंट और मुक्ति उसी में। विवाह इसलिए करती है कि मुक्ति या स्वातंत्र का स्वाद चख सके। विवाह नहीं होगा तो वह तोड़ेगी क्या? मैं और मैं में जार भाव पूरी ऊंचाई पर है। मुझे याद आता है कि एक बार हमारे एक मित्र ने पीएचडी के टॉपिक को लेकर स्त्री विमर्श पर काम करना चाहा, तो एक प्रोफेसर के पास गया वो, तो उन्होंने कहा कि सर मैं स्त्री विमर्श पर काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तेरी शादी हुई है? बोला कि नहीं। तो बोला उन्होंने कि अगर स्त्री विमर्श पे करना है तो पहले शादी कर, इसके बाद स्त्री विमर्श पर काम कर, तब सही होगा। बिना इस चीज को अनुभूत किए हुए कैसे आप कर सकते हैं? जितने लोग कर रहे हैं, समझ जाइए कि वो दूसरे के अनुभवों पर आधारित काम कर रहे हैं। रिसर्च के लिए थोड़ा सा उस तरीके की अनुभूति होनी चाहिए। खैर, आजकल के तो विद्यार्थियों का लक्ष्य है कि पीएचडी में एडमिशन हो जाए, बाकी सारी चीजें हैं अलग है। तो यहाँ पर जो मनीषा है वो विवाह क्यों करना चाहती है? विवाह इसलिए करती है कि मुक्ति क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, उसका स्वाद चख सके। विवाह नहीं होगा तो वो तोड़ेगी क्या? मैं और मैं में जार भाव पूरी तरह ऊंचाई पर दिखाई पड़ता है। चितकोबरा अपने सनसनीखेज मुक्त यौवन वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। यह उसके हिस्से की धूप का एक्सटेंशन है। चितकोबरा में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या उपन्यास लिखा गया है। बहुत ही ओपन तरीके का उपन्यास है। ठीक है, इसमें मुक्त यौवन वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, और जो कुछ मृदुला गर्ग ने उसके हिस्से की धूप में छोड़ा था, उसको इसमें लाके कंप्लीट कर दिया। एक्सटेंशन, उसका एक तरीके से विस्तार है। उसके हिस्से की धूप की मनीषा की तरह चितकोबरा की मनु भी माँ बाप, अड़ोस पड़ोस, नैतिकता अनैतिकता से मुक्त है। इसमें विदेशी अभिप्रायों और कोड़ों की भरमार है। स्तनों के मसलने का पूरा दृश्य रति रहस्य का एक अध्याय है। इसे पढ़ने के बाद कामशास्त्र या रति रहस्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब यहाँ पर पूरी बात बता दी गई है। जब भी आपको मौका मिले, लाइब्रेरी में किताब मिल जाए या फिर खरीद कर भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही ओपन तरीके का है। लगता है कई बार कि अतिरंजित टाइप से इसमें वर्णन किया गया है। फिलिप रात के ब्रेस्ट में बेस्तन मर्दन का दृश्य है, पर उसे सामाजिक सरोकारों से जोड़ दिया गया है। आचार्य रजनीश की संभोग से समाधि से प्रभावित इस पुस्तक में संभोग ही संभोग है, समाधि नहीं। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह डैफोडिल जल रहे हैं कि अंतर्वस्तु उपन्यासों के ही मेल में है। तो यहाँ पर 2-3 दृश्य बतलाए गए। एक तो फिलिप रॉथ के उपन्यास ब्रेस्ट की चर्चा की गई है, और दूसरा एक नाम यहाँ पर जोड़ा गया है जो कि खुद के नाम से जुड़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, और आचार्य रजनीश। मैं तो डॉक्टर रजनीश बोलता हूँ, लेकिन आचार्य रजनीश यानी ओशो को आप अच्छे से जानते होंगे, और उनकी किताब का नाम है संभोग से समाधि। जब भी आप बुक फेयर इत्यादि में जाते हैं तो एक स्टॉल लगा रहता है, और मुझे इसलिए आचार्य रजनीश जी को पढ़ना पड़ता है कि नाम वही होने की वजह से इंटरव्यू इत्यादि में किसी एक्सपर्ट का नाम अगर दिमाग घूमा, तो अगर वो पूछे तो मैं अगर चुपचाप रहूंगा तो 2-4 नंबर यही काट देगा, और कुछ नहीं होगा तो डांट के भगा देगा। तो मैं पढ़ कर जाता हूँ। आचार्य रजनीश को मैंने काफी पढ़ा, और इस पुस्तक को भी पढ़ा संभोग से समाधि तक। ठीक है, तो कम से कम 2-4 लाइन बोलने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर बतलाया कि लगता है कि जो मृदुला गर्ग हैं, कुछ कुछ इन सब से प्रभावित भी हैं,
और देखा जाए तो संभोग से समाधि से प्रभावित इस पुस्तक में संभोग ही संभोग है, समाधि कहीं नहीं। ठीक है, तो कहा जाता है कि अगर कोई चीज आपको अनुभूत करना है तो पहले उसको आप उसको जिए, भोगिए, इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि सही बात क्या है। ठीक है ना? जैसे बहुत लोग शादी शादी चिल्लाते हैं, शादी के बाद असली चीज पता चलती है कि है क्या वो। तो इसीलिए एक गाना भी बना है कि लड्डू खा के पछताएं, ना खा के क्या हो। एक विवाह फिल्म का गाना भी है, आप लोगों ने इसको सुना भी होगा, तो खा के ही पछताएं, इस टाइप से है गाना। मुझे याद आ रहा है, थोड़ा गाना कम याद होता है, सुनता हूँ। तो यहाँ पर एक कहानी संग्रह का नाम बतलाया गया जिसका नाम है डेफोडिल जल रहे हैं। अभी ऊपर हमने बादलों के घेरे में कहानी संग्रह का नाम बतलाया, और यहाँ पर आप देखिए कि मृदुला गर्ग की कहानी संग्रह का नाम। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि अन्य महिला कथाकार हैं जिसमें शिवानी, ममता कालिया, सूर्यबाला, नमिता सिंह, राजेश सेठ, मंजुल भगत, शशि प्रभा शास्त्री, कृष्णा अग्नोत्री, चंद्रकिरण संरिक्सा, मणिका मोहिनी, दीप्ति खंडेलवाल, सुनीता जैन, मृणाल पांडे, नासिरा शर्मा, मेहरुनिसा परवेज, सोमा वीरा। इन लोगों का केवल उन्होंने उल्लेख किया है, इनके बारे में बहुत विस्तार से नहीं लिखा है। और अंत में जन्म काल क्रम के आधार पर आप जरूर ध्यान में रखिए, क्रम अगर पूछ दिया कभी इन चारों का, तो कृष्णा सोबती 1925, उषा प्रेमवदा 1930, मनु भंडारी 1931, मृदुला गर्ग 1938। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के आधार पर स्त्री लेखन दुनिया समानांतर विषय पर आप सभी से चर्चा की। उम्मीद है कि जो चारों पांचों महिला कथाकार थी उनके बारे में बच्चन सिंह के क्या दृष्टिकोण रहे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं, उनको आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे और कुछ न कुछ आपको नया मिला होगा। तो आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।